और आज हम जेईई और नीट की फिजिक्स की इस वीडियो सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है या डायमेंशन निकालने का जो मेथड होता है उसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था और कुछ दो सुपर कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि एंगल और जो एक्सपोनेंट में जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है, और दूसरा हमने देखा था जो एप्लीकेशन क्या था कि एक डायमेंशन मेथड को यूज करके हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं इसका, कि हम डायमेंशन की जो मेथड होती है उसको यूज करके हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिलेशन स्टेब्लिश करने का मतलब क्या है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, आपको पता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। पर अगर आपको मैं बोल दूं कि एक x नाम की फिजिकल क्वांटिटी है जो कि a, b और c नाम की फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, और वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है मुझे नहीं पता है। मतलब वो लीनियरली भी डिपेंड करती है और कर सकती है, और साथ ही साथ उस पर एक्सपोनेंशियली या किसी भी तरीके से उस पर डिपेंड कर सकती है। तो मैं आपको अगर डायरेक्टली ये बोल दूं तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो वही आज हम देखने वाले हैं कि टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज या फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं x और y एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, या y इक्वल टू एक्स हो, या y इक्वल टू एक्स क्यूब हो। तो वही रिलेशनशिप जो है कि किस तरीके से डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, उसको हम बोलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसको करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करो कि अगर आपका बोला है, आपको ये बोल रखा है कि x जो है वो y और z पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर अभी इक्वालिटी का साइन नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसके इक्वल है। तो इसने बस इतना बोल दिया कि x जो है वो y और z पर डिपेंड कर रहा है, और साथ में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो दे देगा जिससे आप कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओगे। तो आपको नहीं पता है अभी वो किस तरीके से इस पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ये मान लो कि x इज प्रोपोर्शनल टू y पावर a इंटू जेड पावर बी। अब अगर वो डिवीजन में होगा तो ऑब्वियसली b जो होगी पावर नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पावर मतलब वो डिनोमिनेटर में चले गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये कुछ किसी तरीके से मल्टीप्लाइड है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये जो है ये बेसिक कंसेप्ट है किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करने का। तो इसको अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर और द लेंथ ऑफ थ्रेड टू विच द बॉल इज अटैच्ड इन द सिंपल पेंडुलम। तो ये जो टाइम पीरियड है उस सिंपल पेंडुलम के वायर या थ्रेड की लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आगे हम काइनेमेटिक्स में जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक बेसिक आइडिया दे देता हूं अभी के लिए कि जिससे अभी हमारा काम चल जाए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन ही है, पर एक स्पेशल एक्सेलरेशन होता है जिसकी एक वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होती है, जो कि रफली 10 के अराउंड होती है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट 10 मीटर पर, सॉरी एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक एक्सेलरेशन है, पर एक डिफरेंट टाइप का एक्सेलरेशन है जो हमेशा एक बॉडी पर लग रहा होता है जब वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, मतलब वाई डायरेक्शन में वो लग रहा होता है। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक एक्सेलरेशन है जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू रफली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। बस इतना ध्यान रख लो कि एक एक्सेलरेशन है। तो अगर लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है, g की वैल्यू पाई स्क्वायर मीटर है, पाई स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 3.14 10 के अराउंड आएगा, और टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हम पावर्स में लिख देंगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हम मान लेते हैं कि उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल T है। मतलब कभी भी टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि डायमेंशन भी लिखा जा रहा है, क्योंकि डायमेंशन तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। तो हमने अभी के लिए मान लिया कि जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल T है, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब L इंटू जी, अब इन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब L की पावर कुछ A होगा, इतना समझ में आता है, और G की पावर क्या होगा, B होगा। ये बात ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया। और ये कुछ इसके प्रोपोर्शनल होगा, इतना समझ में आ गया, क्योंकि किस किस पे डिपेंड कर रहा था, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो हमें पता नहीं कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हम कुछ रैंडम एक्सपोनेंट्स मान लेते हैं। L पावर A पे डिपेंडेंट है, B पावर और G पावर B पे है। तो ये A और B की वैल्यू हमें बता देगी वो किस तरीके से उस पर डिपेंडेंट है। सो यहाँ से अगर आप देखो तो जो टाइम है वो इस तरीके से डिपेंडेंट है। अब मैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लगाऊं तो t के डायमेंशन यहाँ पर हम किसके बराबर लिख सकते हैं,
एल के डायमेंशन की पावर ए, क्योंकि यहाँ पर लेंथ की पावर ए है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बन जाएगा, एल टी पावर -2 की होल पावर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, बी दिया हुआ है, तो वो भी तो आएगा, इसको थोड़ी हम हटा सकते हैं, और ये डायमेंशन के अंदर इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को क्लब करके लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना, हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे कौन सी आ रही है, एक तो टाइम आ रहा है और लेंथ आ रहा है, दोनों साइड टाइम और लेंथ आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम हमेशा मास, लेंथ और टाइम में डील करेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m पावर 0 l पावर 0 इंटू टी पावर 1, ये लिखा जा सकता है, इतना हमें समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, m पावर 0 l पावर 0 टी पावर 1, और दूसरे साइड पर अगर हम क्लब करके लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, l पावर यहाँ पर कितना है, a है, और यहाँ पर l की पावर b है, जब ये अंदर आएगा तो l पावर b t पावर -2 भी बनेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, l पावर a इंटू l पावर b, मतलब l पावर a प्लस b, ठीक है, l पावर a प्लस b, इतना समझ में आ गया, तो l की पावर a प्लस b बनेगी टोटल, इतनी बात समझ में आई। अब टाइम का जो पावर है वो कितना है, t पावर -2 की पावर b, मतलब a पावर m पावर n, मतलब a पावर mn, तो यहाँ हम टाइम का पावर क्या लिख सकते हैं, t पावर -2b, और यहाँ पर आपको कहीं मास दिख रहा है क्या, मास नहीं है, जैसे यहाँ पर मास नहीं था यहाँ पर भी नहीं है, पर हम मास के डायमेंशन यहाँ पे मास पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने दोनों साइड पे सेम चीज करने के लिए मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 0 0 के बराबर है, अब जब ये कंडीशन इक्वल है, मतलब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर हर फिजिकल क्वांटिटी का दोनों साइड में डायमेंशन भी तो सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो l का पावर है वहां यहाँ पर भी l का पावर सेम होगा, मतलब l की पावर 0 इक्वल टू l की पावर a प्लस b, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू a प्लस b, क्यों, क्योंकि दोनों साइड डायमेंशन सेम होंगे या दोनों साइड एक्सपोनेंट सेम होंगे, तभी तो वो इक्वालिटी जो होगी कंसिस्ट मतलब होल्ड करेगी, मतलब तभी वो इक्वालिटी ट्रू होगी। तो यहाँ पर l की पावर दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए, मास की पावर पहले से ही सेम है 0 0, l की पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ पर a प्लस b थी, तो दोनों सेम होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टाइम की पावर कितनी थी, 1 थी, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू टाइम की पावर यहाँ पर कितनी है, -2b, मतलब इसको -2b लिखा जा सकता है, कितनी बात समझ में आ गई। अब क्या यहाँ से आप b और a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें साफ साफ दिख गई कि b इज इक्वल टू -12, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, b की वैल्यू -12, अब यहाँ से दिख रहा है कि a इज इक्वल टू -b, तो यहाँ से हम a की वैल्यूज लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज -b, तो -1/2 कितना हो गया, +1/2, तो इसको हम +1/2 लिख देंगे, ठीक है, हमें a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और मास पे 0 पे डिपेंड कर रहा है, इतना हमें पता है। इसको हम 0 ना लिखते हुए यहाँ पर एक्चुअली हम c लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में मास भी मिल सकता है, पर वो एक्चुअली में c यहाँ पे 0 आ गया, पर किसी दूसरे केस में शायद वो कुछ और आ सकता था, इसलिए हम यहाँ पर a b और c के टर्म्स में डील करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, a b c, ठीक है, इतना रख दिया, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मास है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड था हमारा वो क्या था, मास की पावर c, अब c की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ मास की पावर 0, तो हम m को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, वो 1 है, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यूज मिल गई, a और b की वैल्यू हमें मिल गई, अब क्या हम इस a और b की वैल्यू को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही पता है ना, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो हमें क्या मिलेगा, k मिलेगा, k मिल जाएगा, कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k होगा। अब लेंथ की पावर a है और हमें a की वैल्यू पता है, कितना है, 1/2, मतलब l की पावर 1/2 को क्या हम √l लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 होने का मतलब होता है √l। तो जब भी आप जेईई और नीट के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये जरूर ध्यान रखो कि आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो एक स्टेप को उतना ज्यादा करो, और जितना कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकते हो वहां करते जाओ, जो फाइनल आंसर आता है वो यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे l पावर 1/2 लिखो या √l लिखो, बात एक ही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, √l, ठीक है। अब g की पावर कितना है, b, अब b की वैल्यू कितनी है, -12, मतलब g की पावर कितना हुआ, -12 का मतलब 1/√, जैसे पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो वैसे ही पावर -1/2 का मतलब 1/√होगा, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय √g, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू k इंटू √l/g, ये लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि √l/√g को √l/g लिख सकते हैं लॉज ऑफ इंटाइजेस से, ठीक है।
अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर सेपरेटली लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिला k इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, ये मिला है हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यहाँ से हमने a और b को यूज करके निकाला था। अब हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी जो कि मैंने आपको बताया था। तो क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ की वैल्यू 1 दी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब टाइम पीरियड की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम यहाँ पे टाइम की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो एल की जगह 1, और के की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही निकालने के लिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो के को के लिख दिया। और यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू दे रखी है हमें 1 मीटर, तो एल की जगह 1 लिख दो, और जी की वैल्यू हमें पाई स्क्वायर दी हुई है, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है भैया, तो ये क्या बन गया, 2 इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट 1 बाय पाई स्क्वायर। अब ये जो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर अगर रूट में है तो क्या आप उसको पाई लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, और रूट 1 तो 1 होता ही है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि 2 इज इक्वल टू के बाय पाई, ये लिखा जा सकता है क्योंकि रूट पाई स्क्वायर पाई के बराबर हुआ। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई कितनी, 2 पाई मिल गई, मतलब मैंने क्या किया 2 इंटू पाई कर दिया, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू 2 पाई मिल गई। अब आप एक काम करो, ये जो फॉर्मूला बनाया था हमने t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, वहां पे k की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर हमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमें सेपरेटली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिल गया, k की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाय जी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो ये जो चीज है बॉक्स के अंदर हमारे पास, वो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये टाइम पीरियड है, तो ये जो है हमारा टाइम पीरियड आ गया। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो। तो ये हमारा मेथड था, आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या फाइंड किया, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जो आगे जाके हमें एसएचएम वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो गाइस, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो हर एक चैप्टर में यूज हो रहा होता है। ऐसे ये जो दो एंगल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, थीटा इक्वल टू 37 और थीटा इक्वल टू 53, बहुत ही सिग्निफिकेंटली आगे जाकर हर एक चैप्टर में यूज हो रहे होते हैं। काइनेमैटिक्स हो गया या आगे के जो भी एनएलएम वगैरह या जो भी वर्क पावर एनर्जी जो भी चैप्टर है, हर चैप्टर में कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल ऐसा आपको मिल ही जाता है जहां पर ये दोनों एंगल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो अगर आपके पास एक कंडीशन दी हुई है कि कहीं भी अगर थीटा जो एक एंगल है वो अगर लेस देन 10 डिग्री है, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री है, मतलब कि आपने एक पॉजिटिव एंगल निकाला थीटा जिसकी वैल्यू अगर 10 या 10 से छोटी है, मतलब अगर वो 10 या 10 से छोटी है, उस एंगल की वैल्यू डिग्रीज में, ना कि रेडियन में, क्योंकि रेडियन बहुत ही बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक रेडियन में आपके पास कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर आप 10 रेडियन की बात करो तो वो तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, 1800 डिग्रीज 1800 डिग्रीज के बराबर हुआ। तो हम क्या करेंगे कि अगर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्रीज, ना कि रेडियन, सिर्फ डिग्रीज में अगर हम बात करें तो उस केस में साइन थीटा और टैन थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंगल के बराबर ही हो जाती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि थीटा इक्वल टू 5 डिग्रीज है तो साइन थीटा जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही टैन थीटा जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में अगर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 10 तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर थीटा लेस देन 10 है क्योंकि 5 तो लेस देन 10 होता है, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। तो इसके हिसाब से अगर आप, मैं क्वेश्चन दूं आपको कि एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जहां पर आपके पास ये एक हाइट है और ये 100 मीटर इसका बेस का लेंथ है, मतलब बेस की लेंथ कितनी है 100 मीटर, और ये एंगल अगर आपको 3 डिग्रीज दिया है तो आप मुझे h की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 डिग्रीज, सीधी सी बात है थीटा की वैल्यू 3 डिग्रीज दिख रही है जो कि लेस देन इक्वल टू 10 डिग्रीज है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा और टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास
एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा लिख देंगे, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी h/100, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 3 डिग्रीज है, तो यहाँ पे बस 3 लिख दो। तो यहाँ से हमें मिल गया कि h इक्वल टू 3 × 100, और ये अगर मीटर में है तो h भी मीटर में हो जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल होगा क्योंकि रेशियो लेंगे तो यहाँ पे ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया 300 मीटर्स हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का। तो कहीं भी अगर आपको दिख गया, अगर आपको चमक गया कि ये जो एंगल अगर कहीं भी 10 डिग्री से छोटा दिखा, तो आप सीधा ये दोनों कंडीशन यूज कर सकते हो। अब जो सेकंड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट एंगल्स इन फिजिक्स। तो वो दो इंपॉर्टेंट एंगल्स कौन से हैं, एक तो होता है थीटा इक्वल टू 37 और एक होता है 53। तो 10th में आपने क्या क्या एंगल्स पढ़े थे जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता थी। पहला था आपका 0 डिग्री, दूसरा था आपका 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री था, चौथा 60 डिग्री था, और पांचवा जो था 90 डिग्री था। इनके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। पर अब आप आगे की फिजिक्स में पहुंच गए हो, एडवांस फिजिक्स में पहुंच गए, 11th की जे और नीट की फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आप उन लल्लू चप्पू एंगल्स पे तो बात करोगे नहीं। तो आप कुछ दो स्पेशल एंगल्स है आपके पास जो कि क्या होते हैं, एक तो 37 होता है और एक 53 होता है। अब इनकी जो वैल्यूज है, इनके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा की, उनको याद करना बहुत ही इजी होता है। बस अगर आपको एक वैल्यू याद है तो उससे आप ये चारों वैल्यूज निकाल सकते हो, और वो एक वैल्यू कौन सी है, कॉस थीटा जब थीटा 53, मतलब कॉस 53 की वैल्यू। सो cos 53 की वैल्यू को कैसे याद करते हो, cos 53 की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो अगर थीटा 53 है तो cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंगल में जो दो डिजिट्स आ रहे हैं उनको ही यूज करना है। यहाँ पर 53 है तो यहाँ पर आप 3 और 5 यूज करोगे। अब आपको पता है कि cos थीटा sin थीटा हमेशा लेस देन 1 होते हैं, क्योंकि cos थीटा क्या होगा, क्योंकि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस हमेशा किसी भी लेंथ से बड़ा होता है, तो छोटा लेंथ अपॉन बड़ा लेंथ लेस देन 1 है, तो cos थीटा लेस देन 1 होना चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3/5। देखो बहुत इजी ट्रिक थी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को यूज कर रहे हो जो कि एंगल में आ रही है। 53 में क्या क्या आता है 3 और 5, तो 3/5 इसलिए हो गया क्योंकि cos थीटा लेस देन 1 है। अब अगर cos थीटा 3/5 तो sin थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9/15, मतलब 16/25। ये आप निकाल सकते हो। अगर आपको साइन थीटा पता है तो क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हो क्या, हाँ ऑब्वियसली निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा 4/5, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम आप करके देखोगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो बस आपको cos थीटा की वैल्यू याद रखनी है जब थीटा 53, मतलब बेसिकली आपको cos 53 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, उससे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। ये आ गया 3/5, तो यहाँ पे 4/5। अब 37 पे कैसे याद करना है, तो यहाँ पर जो cos की वैल्यू आ रही है वो इस एंगल में साइन की वैल्यू हो जाएगी, मतलब cos 53 की वैल्यू अगर 3/5 है तो यही वैल्यू साइन में चले जाएगी अगर थीटा 37 है, मतलब साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 3/5। अब साइन 3/5 है तो cos बन जाएगा 4/5 बाय साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो बस आप cos 53 की वैल्यू याद कर लो जो कि उस डिजिट से ही आएगा और 3/5 रहेगा, तो उससे आपको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएगी। तो ये चारों वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चैप्टर में इसका यूज होता ही होता है फिजिक्स में। सो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और उसका यूज किस तरीके से करते हैं, और एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जो सिस्टम कन्वर्जन में बार बार आपको बता रहा हूँ, तो वो अगर मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया कि उस टॉपिक को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन अगले वीडियो में हम उसको ले लेंगे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे और जो यूनिट सिस्टम कन्वर्जन है उसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय।